केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल जो अपन जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स, उस कॉन्सेप्ट को तो आपने देख लिया था। अब ये जो परिकल्पना है, इसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो स्पष्टीकरण है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो परिकल्पना है, वर्तमान का जो वैज्ञानिक दौर है उसमें कहाँ तक खरी उतरती हैं और कहाँ तक इसके अंदर त्रुटियाँ रहती है। क्योंकि वर्तमान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें बहुत सारी ऐसी जो नई चीज़ें हैं वो बाद में जुड़ी है इन परिकल्पना के बाद में। क्योंकि ये जो परिकल्पना है जेम्स ने 1919 में दी थी और 1929 में जेफरीस ने इसके अंदर कुछ मॉडिफाई किया था या संशोधन किया था। अब ये जो परिकल्पना है वो जो सौरमंडल की उत्पत्ति का जो स्पष्टीकरण है, उनकी जो अनेक प्रकार की जो समस्या है सौरमंडल की, उनको ये सुलझाती है। और ये पूर्ण रूप से सुलझाती है या आंशिक रूप से सुलझाती है, उस चीज़ को अपन यहाँ पे आज डिटेल से जो स्टडी है वो करेंगे। तो पहला जो स्पष्टीकरण का जो पॉइंट आएगा वो आएगा ग्रह का क्रम तथा आकार। पहला जो स्पष्टीकरण का बिंदु है वो ग्रह का क्रम तथा आकार। अब देखिए ग्रह का क्रम तथा आकार है, क्योंकि जो जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो दो तारों के संयोग से सूर्य, उसके अलावा एक और तारा था। तो अपन देखता है कि जो विशालकाय तारा था उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य की जो सतह थी उससे फिलामेंट के रूप में एक जो पदार्थ अलग हुआ था, और उससे क्या है जो सौरमंडल कि ग्रह है या सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है जेम्स के अनुसार। अब देखिए जो फिलामेंट था ऐसा जो पदार्थ था वो बिखरा हुआ था, जो साथ ही विशाल तारा था उससे जो सिंगार के आकार का जो ये फिलामेंट निकला था, ये पदार्थों का बना हुआ था, ठोस पदार्थों का, सूर्य के सतह से। अब देखिए जो फिलामेंट था वो एक प्रकार के तस्त्रीनुमा आकार का था, डिस्क के रूप में ये। अब ये जो 20 वाला इसका जो भाग था वो तो चौड़ा था, और इसके जो किनारों वाला ये जो भाग था वो सपटा था। यहाँ कम चौड़ा था। अब देखिए ये 20 वाला भाग मोटा, किनारा वाला भाग चपटा था, वो किस वजह से था? तो देखिए एक तरफ सूर्य का ग्रेविटी जो है वो काम, जो सूर्य है, सूर्य का जो आकर्षण वो काम कर रहा था इस तरफ और इस तरफ कर रहा था, जो साथ ही विशालकाय तारा था उसकी वजह से। अब देखिए अब बात क्या है कि जो वर्तमान सौरमंडल में जो ग्रह हैं उसके क्रम और आकार इस प्रकार का है कि जो छोटे ग्रह हैं वो किनारों की ओर है और जो बड़े ग्रह हैं वो बीच में हैं। अब जैसे अपन उदाहरण के तौर पे देखते हैं वर्तमान के अंदर, तो जो ग्रह का जो क्रम है, जो इसकी जो सीरीज है,
ये। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है एक क्रमिक रूप से है। अब देखिए ये जो बुध ग्रह है वो सूर्य है उसके बिल्कुल पास में, यानी सबसे नजदीक अगर सूर्य के पास में कोई ग्रह है तो वो बुध ग्रह है। अब देखिए बुध से बड़ा है शुक्र। अब जो तीसरी जो संरचना है पृथ्वी और मंगल है, इसमें आके थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो मंगल से बड़ी है, तो कर्मिक रूप से इस मंगल को शुक्र के बाद में आना चाहिए। अगर इस थ्योरी को सिर्फ यहाँ से हटा दिया जाए मंगल और पृथ्वी की, तो बाकी जो क्रम की जो संरचना है वो वर्तमान जो कर्मिक रूप में जो संरचना देखने को मिलती है वो की वो संरचना जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार भी अपने देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो परिकल्पना है वो वर्तमान की जो सौरमंडल की संरचना है उसके अकॉर्डिंग सही है, वो होती है। तो अब तथा 20 में जो सबसे अपन कहते हैं सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, और ये जो ग्रह है वो 20 में आता है यहाँ पे। तो इसके बाद पुनः जो ग्रह का क्रम है वो आकार घटता जाता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटा ग्रह है वो बुध के बाद शुक्र आएगा, उसके बाद मंगल और पृथ्वी में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि पृथ्वी बड़ी है और मंगल है छोटा। उसके बाद वापिस जो बड़ा ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद वापिस जो ग्रह की जो संरचना है जो आकार है वो क्रमिक रूप से क्या होता है घटता जाता है। तो देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, अरुण आएगा, वरुण आएगा और यम जो सबसे छोटा ग्रह वो सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार की संरचना वर्तमान में देखने को मिलती है और ये जेम्स जीन्स के अनुसार भी क्या है इसी प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यम ग्रह है या प्लूटो है इसको 2006 के बाद ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। समझना कब से 2006 के बाद से ये वर्तमान में ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो ग्रह की संख्या है वो कितनी रहती है 8 ग्रह ही रहती है। देखिए अगर इसको जोड़ा जाता है तो 9 होती है, लेकिन वर्तमान में एक ग्रह नहीं है, ये एक प्रकार का बौना ग्रह माना जाता है ये 2006 के बाद में। ठीक है, अब इसका दूसरा जो पॉइंट आता है विश्लेषण का वो आता है उपग्रह का क्रम। अब जैसी संरचना ग्रह के अकॉर्डिंग थी उसी प्रकार से अगर उपग्रह का देखा जाएगा, सैटेलाइट की जो स्ट्रक्चर है उसको अगर देखा जाएगा तो देखो ग्रह से उपग्रह का जो क्रम है जो कि ग्रह का ही है, अर्थात एक ग्रह के कई उपग्रह हो सकते हैं। कहने का मतलब जो संरचना उपग्रह के लिए लागू होती है वो ग्रह से संबंधित भी है और जो ग्रह की जो संरचना है वो उपग्रह के लिए भी है। तो अपन देखते हैं कि इस सौरमंडल के अंदर जो एक ग्रह है उसके कई सारे उपग्रह भी देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे ग्रह भी है जिसके एक भी उपग्रह है वो देखने को नहीं मिलता है। तो तथा लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो भी ग्रह होगा उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह होगा वो उसके बीच में होगा और उसके अलावा जो छोटे उपग्रह होंगे वो किनारों पे होंगे या एक सौर पे होंगे। जैसे अपन देखते हैं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो शनि के है। किसके हैं? शनि जो ग्रह है उसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। दूसरे नंबर पे आता है जो बृहस्पति ग्रह है उसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। लेकिन इन उपग्रहों की क्या क्रम रहेगा कि जिस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है तो उसका जो बड़ा उपग्रह होगा वो बीच में रहेगा और जो छोटे उपग्रह होंगे वो कहाँ पे रहेंगे? किनारों की ओर रहेंगे। तथा वर्तमान उपग्रहों की ये संरचना भी जो जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना है उससे क्या है एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो उसके विषय में बिल्कुल सही जो धारणा है वो प्रस्तुत करती है। तीसरा जो स्पष्टीकरण का जो बिंदु आता है तो ग्रह का क्रम तथा आकार है पहला, दूसरा है उपग्रह का आकार है, तीसरा आता है उपग्रह की संरचना तथा आकार है। अब तीसरा जो बिंदु आता है कि उपग्रह की जो
संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो देखिए इस परिकल्पना के अनुसार, मतलब जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो जो बड़े ग्रह हैं वो ब्रह्मांड में अधिक समय तक क्या है, गैस के रूप में रहे हैं। अब ये थ्योरी इस रूप में है कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो बड़े ग्रह हैं वो अधिक समय तक गैसीय अवस्था में रहे। तो गैसीय अवस्था में रहने के कारण वो क्या है कि धीरे धीरे ठंडा होने में उनको टाइम लगा। तो जो ग्रह जितना आकार में बड़ा है और गैसीय रूप में था उसके उपग्रहों की संख्या उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो ग्रह क्या है जल्दी ठंडा हो गया और तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा और उसके जो उपग्रह है उसकी संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो और आकार का विशालता के कारण इसके शीतल होने में अधिक समय लगा। अतः बड़े ग्रह के उपग्रह अधिक संख्या में बने तथा छोटे आकार वाले बने थे। यानी जो ग्रह है वो बड़े थे आकार में, तो उसको जो शीतल होने में टाइम ज़्यादा लगा, तो उसके उपग्रह भी अधिक है तथा आकार में छोटे होंगे। और जिसको क्या है, जिस ग्रह के आकार छोटा था तो उसके उपग्रह भी कम संख्या में बने और आकार में क्या बने, छोटे बने। तो ये जो संरचना है वो भी वर्तमान की जो सौर मंडल की जो संरचना है उसकी जो जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना है वो क्या है, एक प्रकार का जो सौर मंडल के उत्पत्ति के विषय में जो धारणा है वो बिल्कुल सही रूप में प्रस्तुत करती है। यानी इसकी जो जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना है वो वर्तमान सौर मंडल में जो उपग्रह का जो संरचना है तथा आकार है उसके विषय में बिल्कुल सही जो विचार है वो प्रस्तुत करती है। और कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल पास में थे उसके सूर्य के, तो उसको जल्दी और कम समय में वो शीतल हो गए, इसलिए उसके उपग्रहों की संख्या भी कम है। तो अपन देखें एक इस प्रकार की अगर संरचना देखी जाएगी तो ये जो दो उपग्रह हैं बुध तथा शुक्र जो ग्रह है इसका एक भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सूर्य के पास में है। तो उसकी वजह से इसको क्या शीतल होने में टाइम सबसे कम लगा, इसलिए इसके उपग्रहों की संख्या नहीं है। तो जैसे जैसे अपन क्या सूर्य से दूर जाते हैं तो उससे क्या है कि जो शीतल होने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसके जो ग्रह के उपग्रह की जो संख्या होगी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो अपन देखते हैं कि सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह है वो शनि के, और शनि के बाद में किसके है, बृहस्पति के है। तो उसके बाद जो चौथा बिंदु आता है ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। तो ये बिंदु आपको समझ में आ गया। उपग्रह की संरचना तथा आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ग्रह है उसके जो शीतल होने का जो समय है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो उपग्रह अधिक संख्या में होंगे तथा उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। और जिस ग्रह से जो पदार्थ निकला उसको ठंडा होने में कम समय लगेगा, उसके उपग्रह की संख्या कम होगी और आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो अपन देखिए कि जो सौर मंडल में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड। ये बृहस्पति का उपग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि पृथ्वी है उसका तो एक ही उपग्रह, चंद्रमा। और जो मंगल है उसके दो उपग्रह हैं, डिबोस और फोबोस। ये तो डिबोस और फोमा ये दोनों जो उपग्रह है वो किसके हैं, मंगल के हैं। और शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह वो टाइटन है। कौन सा है, शनि का।
तो देखिए अब बृहस्पति ग्रह है, वो आकार में बड़ा है, तो उसके उपग्रह तो है ज़्यादा और उसका आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसको शीतल होने में उतना टाइम ज़्यादा लगा है, और ये जॉविन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चौथा बिंदु है ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष, यानी जो ग्रह होगा उसका जो रोटेट है, घूमने का जो कक्ष है, ऑर्बिट है, वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए जो जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो ग्रहों का जो परिभ्रमण कक्ष है और सूर्य का जो परिभ्रमण कक्ष है उसका मेल नहीं खाता है, यानी मेल नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब है कि ग्रहों का जो ऑर्बिट है और जो सूर्य का जो ऑर्बिट है, यानी एक प्रकार का उसके घूमने का जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो दोनों का मेल नहीं खाना चाहिए। तो बल्कि जो ग्रह का जो कक्ष है वो सूर्य कक्ष से एक निश्चित दिशा पर झुका होना भी चाहिए। अब देखिए दोनों का पथ होता है, सूर्य का भी अपने आप का एक प्रकार का पथ है घूमने का, और दूसरी बात है कि जो ग्रह है उनका भी एक प्रकार का पथ है, ऑर्बिट होता है। अब ये जो ऑर्बिट है ये दोनों का मैच नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से कुछ ज़्यादा झुके हुए ग्रह हैं और कुछ कम झुके हुए ग्रह हैं। अब देखिए ये जो उसका जो झुकाव है वो सूर्य के आकर्षण शक्ति से ही है, तो अतः तथ्य को वर्तमान ग्रह के कक्ष में पूर्णतः मेल खा जाता है। यानी वर्तमान में ये जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के आकर्षण शक्ति से क्या है, झुके हुए हैं। यानी इनका जो ऑर्बिट है और जो सूर्य का ऑर्बिट है वो दोनों का मैच नहीं करता है, बल्कि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये ग्रह थोड़े क्या है, झुके हुए, कोई ज़्यादा है कोई कम है। जैसे अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, वो 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसी तरह से अगर बुध देखा जाएगा तो ये 7 डिग्री पे झुका हुआ है, शुक्र है वो 3.5 डिग्री पे झुका हुआ है, पृथ्वी आ गई, मंगल 1 डिग्री पे झुका हुआ है, और जो बृहस्पति है वो 2 डिग्री पे झुका हुआ है, और जो यम है वो 17 डिग्री पे झुका हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रह हैं वो सब अपने सूर्य की आकर्षण शक्ति से क्या है, थोड़े बहुत झुके हुए, कोई ज़्यादा है कोई कम है। सबसे ज़्यादा जो झुका हुआ ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी है 23.5 डिग्री। तो ये जो ग्रहों का जो परिभ्रमण कक्ष है वो भी जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना और वर्तमान में जो सौरमंडल की चरस्ता है उसमें समानता देखने को मिलती है। 5वां और अंतिम बिंदु आता है निस्तृत वायवीय पदार्थों का आकार। अब अपन ये देखते हैं कि जो जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उससे उसका जो उस संरचना को समझते उस थ्योरी को, तो जो सूर्य की सतह उससे जो साथ ही विशाल का तारा था उसकी आकर्षण शक्ति से जो फिलामेंट निकला था, फिलामेंट के रूप में मतलब जो पदार्थ निकला था, उसको अगर देखा जाएगा तो एक जब साथी तारा दूर था तो कम आकर्षण लगा होगा। यानी जो परिभ्रमण करता हुआ जो साथी विशाल का तारा था वो सूर्य के पास में पहुंचा था, जब वो दूर होगा तब तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य की जो सतह है उस पर कम काम करेगी, और जैसे जैसे वो नज़दीक आता गया तो उसकी जो आकर्षण शक्ति है साथी तारे की जो विशाल का तारा था उसका जो दूरी कम होने से जो सूर्य की बाहरी सतह थी उसके ऊपर उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा हुआ। तो जैसे वो पास आता गया तो बढ़ती आकर्षण शक्ति से जो पदार्थ की मात्रा है वो बढ़ती गई, तथा तारे के सूर्य के निकटतम दूरी पर आने पर जो वायवीय पदार्थ निकला था गैस के रूप में, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, को पदार्थ सबसे अधिक था, और पुनः तारों से दूर जाने से आकर्षण शक्ति के कमी के कारण जो निश्चित पदार्थ की मात्रा है वो घटती गई, और अतः इस प्रकार जो पदार्थ निकला था फिलामेंट के रूप में और तारा की आकर्षण शक्ति के अनुपात में थे। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि
जो सूर्य की बाहरी सतह से साथी तारे के कारण जो पदार्थ बाहर निकला था फिलामेंट के रूप में, वो एक अनुपात के रूप में था। अब वो अनुपात कैसा अनुपात के मतलब अब जब ये तारा है पास में होगा, इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगेगी, तो जो फिलामेंट है वो जो विस्तृत पदार्थ है वो ज़्यादा बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे इसकी दूरी क्या होगी बढ़ती जाएगी तो इससे पदार्थ है वो कम निकलेगा। कहने का मतलब जो सूर्य तथा जो साथी तारा था उससे जो पदार्थ जो निस्तृत पदार्थ निकला था उसमें एक प्रकार का अनुपात था। अनुपात कैसा कि पास में होगा तो अधिक होगा, दूर होगा तो कम पदार्थ निकलेगा। तो ये जो अनुपात वाला जो निस्तृत वायवीय पदार्थ है उसके विषय में भी ये जो परिकल्पना है वो एक प्रकार की समानता रखती है। तो जो जेम्स हिन्स की ज्वारीय परिकल्पना है उसका जो स्पष्टीकरण होगा तो वो 5 जो बिंदु है उसके आधार पर होगा। ग्रह का क्रम तथा आकार को लेकर है, उपग्रह के क्रम को लेकर है, उपग्रह की संरचना तथा आकार को लेकर है, और ग्रह का परिभ्रमण कक्ष है उसको लेकर है, और निस्तृत वायवीय जो पदार्थ है उसके आकार को लेकर भी होगा। अब देखिए जो परिकल्पना थी तो इसके अंदर कल भी अपने देखा था कि जो 1919 में जेम्स हिन्स ने ये परिकल्पना दी थी, तो इसके अंदर जो संशोधन किया था 1929 में, जेफ्रिस मौर्य ने किया था। देखिए जेफ्रिस ने जो ज्वारीय परिकल्पना थी, जो टाइडल हाइपोथेसिस थी, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है, और वो इस रूप में किया है कि जिससे ग्रहों का जो निर्माण हुआ है सूर्य तथा जो पास में आता हुआ जो साथी तारा था कि संयोग से बताया है। और जो संशोधन जो प्रस्तुत किया है इसके अनुसार एक सूर्य के अलावा एक तारा नहीं एक और 2 तारे थे। कहने का मतलब जो जेम्स हिन्स की ज्वारीय परिकल्पना था उसमें सूर्य और सूर्य के अलावा एक तारे की परिकल्पना की गई थी, और उससे पूरे सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति हुई है। जेफ्रिस ने क्या किया कि सूर्य के अलावा 2 तारे के सहयोग से जो ग्रह है उनकी उत्पत्ति हुई है। अब ये बताया कि सूर्य का जो साथी तारा था और जो पास में आता वो विशाल तारा था। तो कहने का मतलब है कि जो ये अब ये जो साथी तारा था, ये जो एक सूर्य और जो साथी तारे की परिकल्पना है वो तो जेम्स हिन्स ने की थी। जेफ्रिस ने क्या किया कि सूर्य के अलावा 2 तारे थे। अब जैसे अपने कहा कि साथी तारे के प्रभाव से सूर्य की सतह से जो ज्वार निकला था, ऐसा तो जेम्स हिन्स ने कहा, लेकिन जेफ्रिस ने क्या कहा कि जो सूर्य जो साथी तारा था उसके अलावा एक जो विशालकाय तारा था, उस विशालकाय तारे के प्रभाव से जो साथी तारा था उससे क्या निकला था, ज्वार निकला था। उससे है जो ग्रह है उसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए ये जो परिकल्पना है उसका जो मूल्यांकन किया जाएगा, एवल्यूशन किया जाएगा, वो इस तर्ज पे किया जाएगा। तो 4 ऐसे जो समस्या है, जो ये विचारधारा है, वो अपन को उसका जो सुझाव है, उसकी जो त्रुटियां रहती है वो नहीं, मतलब कुछ ऐसे जो सवाल रहते हैं जिसका स्पष्टीकरण विचारधारा के द्वारा नहीं मिलता है। तो ये जो संरचना है ये अपन को देखते हैं वर्तमान में सौरमंडल की संरचना और जो जेम्स हिन्स की ज्वारीय परिकल्पना उसमें इस प्रकार का जो स्पष्टीकरण है वो तो मिलता है, लेकिन फिर भी ये जो परिकल्पना है इनकी जो कुछ त्रुटियां हैं वो रहती हैं। तो पहली जो त्रुटि है वो बी लेविन ने बताई है। बी लेविन मौर्य ने ये बताया है कि ब्रह्मांड में जो तारे हैं वो एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित है कि उनके आपस में टकराने की कोई संभावना भी नहीं बनती है। क्योंकि यहाँ पे अपन शुरुआत से ये चीज़ें बढ़ते आ रहे हैं
कि सूर्य था, सूर्य के अलावा एक साथी तारा था, तो उसके पास आया, उसके आकर्षण शक्ति से क्या निकला, ज्वार निकला। तो एक प्रकार से ये जो दो तारे थे वो आपस में एक टकराव जैसी समस्या है। लेकिन बिल लेविन मॉडल ने ये बताया है कि सौर मंडल के अंदर जो तारों के बीच की दूरियां इतनी हैं कि इनकी आपस में टकराने की कोई संभावना भी नहीं बनती है। तो इस आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि ये जो परिकल्पना है वो जो समस्या है उसको सही तरीके से सुलझा नहीं पाती है। दूसरी जो समस्या रहती है इस परिकल्पना में वो रहती है कि जिस विशाल तारे से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ था, यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो साथ ही विशाल तारा था उसकी ज्वारीय शक्ति से सूर्य की बाहरी सतह से जो ज्वार निकला था, तो बाद में फिर ऐसा जो विशाल का जो तारा था वो गया का, इस जो प्रश्न है उसका उत्तर भी ये परिकल्पना है वो नहीं दे पाती है। क्योंकि मान लिया कि उस टाइम में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर वो तारा है, इतना विशाल का तारा है, वो क्यों नहीं देखा गया, तो इस समस्या को भी जो थ्योरी है वो नहीं सुलझा पाती है। तो दूसरी इसकी जो समस्या है वो ये रहती है कि जो साथ ही विशाल का तारा था जिससे सूर्य की सतह से जो ज्वार निकाला था वो आखिर गया का। तीसरी जो समस्या है वो एन पारिस्की ने गणितीय आधार पर उसका कैलकुलेट किया है। तो उन्होंने ये बताया है कि जीन्स की जो परिकल्पना है में सूर्य तथा ग्रहों की जो वास्तविक दूरी है उसकी यथार्थता की जो प्रमाणिकता है वो सिद्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो सौर मंडल है उसके बीच में जो ग्रह हैं, ग्रहों के बीच की दूरी या सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो इतनी दूरी है कि इनकी जो वास्तविक जो दूरी की इन्होंने परिकल्पना की है वो सही नहीं है। क्योंकि वर्तमान में अपन देखते हैं कि सूर्य तथा जो बृहस्पति ग्रह की अगर बात की जाएगी तो उसके बीच की जो दूरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वर्तमान में जो अपन देखते हैं कि जो एन पारिस्की ने ये बताया है कि सूर्य तथा जो अन्य ग्रह हैं उसके बीच की जो वास्तविक दूरी है उसकी जो समस्या है वो भी ये नहीं सुलझा पाती है। कहने का मतलब जो एक दूरी को लेकर एक सस्पेंस है सूर्य और ग्रहों के बीच में या एक ग्रह से दूसरे ग्रहों के बीच में है, उसको भी जो थ्योरी है वो समझा नहीं पाती है। चौथा जो बिंदु आता है वो जो सूर्य से जो निस्तृत जो पदार्थ निकला था या जो फिलामेंट के रूप में जो पदार्थ निकला था उसका घनीभवन है वो किस प्रकार के हुआ। यानी अपन देखते हैं कि जब ये काफ़ी गर्म था, जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो उसके बाद जो धीरे धीरे ये जो पदार्थ ठंडा हुआ है या ठोस हुआ है या उसका जो घनीभवन हुआ है वो किस प्रक्रिया के तहत हुआ। तो उल्लेख किया है कि जैनसिन ने भली बात नहीं किया, संवत सूर्य के जो निचला स्तर था उससे जो पदार्थ निकला होगा तथा तापमान बहुत अधिक रहा होगा। अगर तापमान इतना रहा है तो उसको जो ग्रह है उसको घनीभूत यानी ठोस न होकर उसका जो ब्रह्मांड है उसके अंदर उसको क्या होना चाहिए, छिटका होना चाहिए यानी फैला होना चाहिए था। कहने का मतलब जो तापमान अगर ज़्यादा रहा है इतना तो फिर ये जो ग्रह है उसको घनीभूत होने की पॉसिबिलिटी तो काफ़ी कम बनती है। उल्टा जो अगर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा तो इन ग्रहों को जो पदार्थ है उसको ब्रह्मांड के अंदर क्या होना चाहिए, छिटक जाना चाहिए यानी फैल जाना चाहिए था। तो एक प्रकार की जो धारणा है, जो समस्या है वो भी ये विचारधाराएं नहीं सुलझाती है। तो चार प्रमुख रूप से ऐसी जो समस्या है जो ये विचारधारा है उसका जो उत्तर है वो नहीं दे पाती है। तो पहली तो है कि जो तारे हैं वो एक दूसरे ब्रह्मांड में इतनी दूरी पर है कि उसमें आपस में टकराव की कोई संभावना नहीं बनती है, ऐसा भी लेविस मॉडल के अनुसार उन्होंने ये ऐसा कहा है। उसके बाद जो सूर्य से जो साथी तारा था उससे जो उद्भेदन हुआ था उस तारे की ज्वारीय शक्ति से, उसके बाद वो तारा कहाँ चला गया इसका भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। उसके बाद जैनसिन ने जो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो वास्तविक दूरी है उसकी जो प्रमाणिकता है वो भी ये जो थ्योरी है वो नहीं सुलझा पाती है। और अंतिम जो ये बिंदु है वो ये कहा है जो ग्रह है वो घनीभूत हुए हैं तो वो किस प्रक्रिया के तहत है, मतलब मान लिया जाए अगर ये घनीभूत हुआ भी होगा तो वो किस प्रक्रिया के तहत हुआ, ये जो समस्या उसको भी ये सुलझा नहीं पाए। तो ये एक प्रकार की जो जैनसिन की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो पूरी होती है। अब
अब इसी बेस पे आगे की जो परिकल्पना है वो रसेल की दीर्घ तारिक परिकल्पना है, बाइनरी हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, उसको पढ़ेंगे। तो जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है वो रसेल मॉडल ने दी थी। अब बाइनरी का मतलब है कि दो तारे के संयोग से, इससे पहले की जो परिकल्पना थी उसमें और उसमें इसी बात का फर्क है कि उसमें जेन्सेंस ने सूर्य और एक तारे की परिकल्पना की थी, जबकि जेफ्रिस ने वापस ये कहा था कि सूर्य के अलावा दो तारे थे जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब जो सबसे बड़ी जो त्रुटि रही थी जेन्सेंस की ज्वारीय परिकल्पना में, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए थे, वो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थे। एक तो क्या थी कि जो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो वर्तमान जो दूरी है, जो वास्तविक दूरी है, उसका वो स्पष्टीकरण नहीं पाए थे। यानी सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान जो दूरी है उसका, और दूसरी जो ग्रह का जो कोणीय आवेग की जो अधिकता है, ग्रह में जो वर्तमान कोणीय आवेग की जो अधिकता है उसको लेकर है। तो दो बिंदु है जिसका समाधान जेन्सेंस की ज्वारीय परिकल्पना में नहीं हुआ था। इन्होंने उसमें संशोधन करके उस जो सवाल रह गए थे उसका स्पष्टीकरण किया है। तो देखिए, पहला है सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी। ग्रहों में कोणीय आवेग की अधिकता, तो एक तो जो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो वर्तमान दूरी है उसको लेकर, क्योंकि एन पारस्की ने ये बताया था कि जो जेन्सेंस की ज्वारीय परिकल्पना है वो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो वास्तविक दूरी है उसका स्पष्टीकरण नहीं करती है। तो एक तो उस थ्योरी को इन्होंने सुलझा दिया कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो वर्तमान की जो दूरी है वो किसके बीच में ज़्यादा है, किसके बीच में कम है, तो वो कम क्यों है। उसके बाद जो दूसरा है कि वर्तमान में जो कोणीय आवेग है ग्रहों के अंदर उसकी अधिकता है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो ग्रहों के अंदर अधिकता है तो वो क्यों है। तो उसको लेकर जो अमेरिकी ज्योतिष थे रसेल, उन्होंने जो बाइनरी स्टार जो हाइपोथेसिस दी है वो इस परिकल्पना को काफ़ी जो तवज्जो मिलती है कि वर्तमान में जो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो दूरी है और जो ग्रहों में कोणीय आवेग की जो अधिकता है, उन दोनों चीज़ों को ये जो हाइपोथेसिस है उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। तो देखिए, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उन जेन्सेंस की ज्वारीय परिकल्पना और इसमें। बस बात यही है कि उसमें सूर्य के अलावा एक तारा था, इसमें सूर्य के अलावा एक साथी तारा था सूर्य का, और एक दूसरा विशालकाय जो तारा था वो उसके पास में परिभ्रमण करता हुआ आ रहा था। तो देखिए क्या है, आदिकाल में जो सूर्य है के पास दो तारे थे,
अब देखिए जैसे सूर्य तथा एक तारा ही था जेम्स, इसमें सूर्य के अलावा 2 तारे थे। तो ये जो साथी तारा था, कॉम्पेनियन जो स्टार था, और जो अप्रोचिंग जो स्टार था, विशालकाय तारा था। अब देखिए क्या है कि जो सर्वप्रथम सूर्य का एक जो साथी तारा था, तो सूर्य के चारों ओर लगातार क्या था, परिभ्रमण कर रहा है। अब ये जो तारा है वो सूर्य का लगातार उसके ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, यानी परिभ्रमण कर रहा था। तो जो परिभ्रमण कर रहा था, तो आगे चल के जो एक विशालकाय जो तारा था, अब ये जो तारा है वो लगातार सूर्य के पास में नहीं आ रहा था, ये तारा लगातार उस साथी तारे के पास में आ रहा था, यानी इसके बीच की जो दूरी है वो लगातार इस विशालकाय तारे के पास आने से क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। किंतु ये परिक्रमा की जो दिशा है वो साथी तारे की विपरीत थी। अब जब क्या हो गया कि जो ये विशालकाय जो तारा था वो सूर्य से अधिक दूर रहा होगा, यानी सूर्य से तो दूर था लेकिन साथी तारे के क्या था, ये पास में था। तो जिस कारण जो विशालकाय तारे से जो ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, अपितु किसके ऊपर पड़ा था। अब देखिए सीधी सी बात है कि ये जो तारा है सूर्य से तो दूर है, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर तो पड़ेगा नहीं। तो इस तारे का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था, इस साथी तारे के ऊपर पड़ने से जो ज्वार निकला था वो कौन, उस सूर्य से ना निकल के किससे निकला था, उस साथी तारे से जो है वो जो पदार्थ है वो अलग हो गया था। और किस कारण से हो गया था, जो विशालकाय जो तारा था, एप्रोक्सिनिक जो स्टार है, उसकी जो फोर्स था और टाइडल जो फोर्स था, ज्वारीय जो शक्ति थी, उसके प्रभाव से इस साथी तारे से क्या हो गया, ज्वार अलग हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी जो दूरी रही थी वो लगभग 48 से 67 लाख किलोमीटर के आसपास रही थी। इतनी दूर से ज्वार निकला था, बिल्कुल पास में नहीं, ऐसे नहीं है कि भाई ये बिल्कुल इसके पास में आ जाएगा, नहीं, वो दूरी थी वो कितनी थी, 48 से 67 लाख किलोमीटर के आसपास रही होगी, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर इतनी ये जो दूरी है काफी ज्यादा मायने नहीं रखती है। जब विशालकाय तारा साथी तारे के निकटतम दूरी पर आया तो अधिकतम जो आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगा और इन पदार्थों से ही ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब इससे जो ये फिलामेंट निकला था या जो पदार्थ निकला था, किस इस तारे की आकर्षण शक्ति से इससे जो पदार्थ निकला था, और यही पदार्थ है सूर्य के चारों ओर क्या शुरू कर दिया, भ्रमण करना शुरू कर दिया, यानी उसका रोटेट करना शुरू किया। और यही जो पदार्थ था वो ग्रह के निर्माण का क्या बना है, आधार बना था। और आपसी आकर्षण के कारण ग्रहों में पदार्थ निकल कर उससे उपग्रह बनने शुरू हो गए। अब उसके अलावा इससे जो पदार्थ देखो, जो विशालकाय तारा के आकर्षण से साथी तारे से जो पदार्थ निकला था वो तो सूर्य के चारों ओर क्या शुरू करना, रोटेट करना शुरू गए, तो उससे ग्रह बन गए। और ये इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से जो पदार्थ निकला था वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, तो उससे क्या बन गया, उपग्रह का निर्माण हुआ है। तो अब बात यह है कि इस प्रकार रसेल ने जो युग्म तारे, देखिए तो पहली जो परिकल्पना जो इसकी जो मूल्यांकन है रसेल में, उसमें एक है जो अवशिष्ट भाग था जो साथी तारे का, उसका क्या हो गया, उसका संतोषजनक इन्होंने व्याख्या नहीं की है। और दूसरे जो पॉइंट ये रहा कि जो विशालकाय ये जो तारा था उससे जो ये ज्वार निकला था, अब क्या बताया, ये तो जो तारा था वो अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ गया। अब जो इसका जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकला था जो साथी तारे से, वो तो सूर्य की परिधि के अंदर आ गया, सूर्य का जो रेडियस था उसके अंदर आ गया, और उसके रेडियस के अंदर आने के कारण ही वो पदार्थ लगातार सूर्य का क्या करना शुरू कर दिया, परिभ्रमण। अब जब जो निकला हुआ पदार्थ है साथी तारे से वो तो उसके रेडियस में आ गया, लेकिन जो खुद जो साथी तारा था वो उसकी परिधि में नहीं आ सका। तो ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभास की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। ये भी इस परिकल्पना का एक प्रकार का जो कमी है वो है। अंतिम बिंदु जो मूल्यांकन के तौर पर अगर देखा जाएगा, यदि ये मान भी लिया जाए कि सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, तब भी रसेल विशुद्ध रूप से ये नहीं समझा पाते कि ये किस प्रक्रिया द्वारा संभव हुआ है। अगर मान लिया जाए कि ये जितना ये ज्वार निकला था वो सब सूर्य की परिधि में आ गया, तब भी ये किस प्रक्रिया के तहत ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई थी, वो जो कारण है वो ये रसेल है वो नहीं बता पाए थे। तो ये जो 3 प्रकार के प्रमुख रूप से जो मूल्यांकन के बिंदु है वो जो रसेल की जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है उसके अंदर कमी है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो आज का जो अपना जो चैप्टर है वो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे जो परिकल्पना है ऑटो सिमंड की अंतर तारक धुरी परिकल्पना,
उसको अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और परिकल्पना रहेगी जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, जो वर्तमान जो सौरमंडल की उत्पत्ति है उसकी सबसे विश्वसनीय जो विचारधारा है वो मानी जाती है, जिसको अपन आधुनिक विचारधारा के तौर पर भी इसको जानते हैं। तो आज अपने जो लेसन है उसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।